अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जो सिलसिला शुरू हुआ था अली हैदर गिलानी की वीडियो से, जिसमें ऐसे लग रहा था कि गिलानी साहब के साहिबजादे ये बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को कि वोट को इस तरह ज़ाया किया जाता है। एक ऐसी वीडियो जिसका उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया था। आज जब हम बात करते हैं वोट के ज़िया की, तो सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से भी उसका एक बहुत अहम किरदार देखने को मिला है। सादिक संजरानी साहब जो कि पहले शख्स हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जिनको चेयरमैन सेनेट से नवाजा गया था 2018 में, अब एक बार फिर उसी नशिस्त पर मुंतखब तो हो गए। लेकिन जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत थी सेनेट के ऐवानों में, तो ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये सब सवालात करेंगे आज शिराजी साहब से और अपने ज़ियाकार मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले शिराजी साहब, वोट वेस्टेज से पहले हम आते हैं जो आपके दोस्त फवाद चौधरी साहब ने बात की थी सीक्रेट कैमरास की। और ये सर मैं ज़्यादा इसमें थोड़ा सा अगर इसको मुख्तसर सम अप करूँ तो सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा खोखर साहब को कुछ अब आदमी क्या कहे सर, मशकूक किस्म के पुर्जे, तारें, पेच, उस तरह की चीज़ें मिली और ऐसे लग रहा था कि ये सब के सब स्पाई कैमराज हैं। और कुछ जो माइक्स थे वो भी फिक्स थे। इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं शिराजी साहब, और एक ऐसे स्ट्रेटिजिक एरिया में हो जो बकौल मुसद्दक मलिक साहब के, वहाँ से पता चलता है कि आप किस उम्मीदवार पर स्टैंप कर रहे हैं और जो खुफिया वोट का मकसद है उसको भी आप बर्बाद कर देते हैं। जब ये तमाम ज़ाविये आप अपने सामने रखते हैं तो क्या राय रखते हैं शिराजी साहब? बिल्कुल यकीनी तौर पे यही वो चीज़ें हैं कि जो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल भी बना रही हैं। और आज इस हवाले से बड़ी एक सैड डे है असद कि 3 मार्च को अगर हम कहें कि जिसने भी उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाया, कंट्रोवर्सी जहां शुरू हुई थी 3 मार्च से, और आज 12 मार्च का अख्तिताम भी एक तरह से कंट्रोवर्सी पे हुआ है। तो पूरा जो सेनेट का इलेक्शन है वो कंट्रोवर्सी से भरा है। और अगरचे इस मुल्क के अंदर इस तरह की नज़ीर हमें कम देखने को मिलती है और ये हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। यकीनी तौर पे आज सुबह जब आगाज़ हुआ उस वक्त भी चीज़ें जब सामने आईं तो वो भी बड़ी हैरान कुन थी कि एक पोलिंग बूथ है जिस पोलिंग बूथ के ऊपर नीचे दाएं बाएं पता नहीं कहाँ कहाँ डिवाइसेस देखने को मिली। और अपोजिशन के क्लेम को एक तरफ रख लें, लेकिन बाद में खुद सेनेट का अमला, सेनेट सेक्रेटरी सेनेट और बाकी लोग भी इस बात से कन्विंस्ड हुए हैं कि हाँ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो काबिल एतराज़ है और जिससे ये तासुर मिलता है कि बुनियादी तौर पे जो बैलेट की सिक्रेसी है उसको एक तरह से उसकी वायलेशन हो रही है। गोया के जो डिवाइसेस हैं। नहीं तो शिराजी साहब आपके करीब ये कैमरास किसने लगाए हैं? मेरा ख्याल में यही सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को बड़ा जायज़ तस्वुर किया गया है। तभी तो मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के जो आज के प्रिजाइडिंग अफीसर थे उनकी सबसे पहली रूलिंग कि इस सारे मामले के ऊपर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जिसके अंदर एक तरह से बराबर की नुमाइंदगी होगी। गोया के 3 लोग अपोजिशन से होंगे और 3 हुकूमती होंगे, इस सारे मामले को देखेंगे और फिर जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब देखना यह गया है कि सार्जेंट एट आर्म जो कि एक बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी का जिम्मेदार शख्स होता है, एक रोज़ पहले उस शख्स को तब्दील करके एक नए शख्स को वहाँ पर तैनात किया जाता है। उस तैनाती का अख्तियार भी सिर्फ चेयरमैन सेनेट के पास है। गोया के सादिक संजरानी साहब अपने ओहदे से सुबकदोश होने से एक रोज़ कबल, बल्कि जिस दिन वो हो रहे हैं उसी दिन वो इतनी बड़ी एक नई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और उसके लिए वो जो ड्यू प्रोसेस उसको कंप्लीट किए बगैर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब वो खुद चेयरमैन सेनेट बन गए हैं, तो ये कमेटी कितनी इफेक्टिव होगी और इस कमेटी को कितना फ्रीली काम करने का मौका मिलेगा। और आपने भी मीडिया के ऊपर देखा होगा जिन खदशात का इज़हार अपोजिशन कर रही है कि इस दौरान अगर वो जो असम्बली सेक्रेटेरिएट की फुटेज है वो ज़ाया हो जाती है तो बुनियादी तौर पर तो एविडेंस वही होगा ना सद कि खुफिया कैमरे तो पूरे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर लगे हुए हैं और पार्लियामान के अंदर बिलखसूस सेनेट के हाल के अंदर मखसूस वक्त में कौन गया है, वहाँ पर जा किस तरह की डिवाइसेस किसने फिट की है, तो वो सिक्योरिटी कैमराज के अंदर महफूज है चीज़ें। तो अगर वो महफूज रहती है जब तक कमेटी बनती है
और कमेटी उनको एग्जामिन करती है, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इस चीज़ को साबित करने में कि वो कौन लोग थे कि जो सेनेट के उस बंद हॉल के अंदर ताले खोल के गए और उन्होंने जाके उस पोलिंग बूथ को अप्रोच किया और वहाँ जाके इस तरह की डिवाइसेस नस्ब की। लेकिन अगर वो फुटेज, वो एविडेंस बाकी नहीं रहती इस दौरान, तो फिर ये मसला अगले 100 साल तक हल होने वाला नहीं है। फिर ये मिस्ट्री रहेगी और उन जिम्मेदारों को हम नहीं ढूंढ पाएंगे कि जिन्होंने ये हरकत की है। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो नया एक मामला आया जिसके अंदर 7 वोट मुस्तरद भी हुए हैं, इसको लेके क्या अपोजिशन जिस तरह क्लेम कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, क्या ये वो प्रोसेस के जो पार्लियामान के अंदर हुआ है इसको एक ऐसे फोरम पे लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? आइन और कानून क्या कहता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगरचे उम्मीदें बड़ी लगा के बैठी अपोजिशन के शायद वो कोर्ट में जाएंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं और उनको वहाँ से रिलीफ मिलेगा, लेकिन सबसे पहला जो मरहला है वो इसकी काबिल समात होने का है कि क्या ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती भी है कि नहीं बनती, तो उसके ऊपर सबसे बड़े सवाल हैं। मेरे ख्याल में उस पर आप ज़्यादा बेहतर ओपिनियन दे सकते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि किसी लॉ एक्सपर्ट से पूछें कि जो पार्लिमानी अमूर के माहिर हों को बता सकें कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन भी सकती है कि नहीं। जनाब, जो अदालत उज़्मा की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अगर आप सिर्फ 184 को 187 के साथ पढ़ें तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उनके पास तमाम इख्तियारात हैं। ये उनका अपना एक सवाल बनता है कि क्या ये हमारे दायरा इख्तियार में आता है और इज़ इट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। लेकिन उसी नुक्ते पर शराजी साहब, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन की, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जो इसकी तमाम इंतखाबात की कवरेज हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि जी, या हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त ये इल्ज़ाम लगा रही है हिज़्ब इख्तिलाफ़ पर और हिज़्ब इख्तिलाफ़ ये इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत वक्त पर कि सर्वेलेंस का जो सारा कुछ हुआ है वो दूसरे आदमी ने किया है। लेकिन शराजी साहब, मैं और आप तो दोनों जानते हैं कि जब बात करते हैं हम इलीगल या गैर कानूनी सर्वेलेंस की तो अक्सर उसके पीछे अपोजिशन पार्टीज़ नहीं होती। क्या कहते हैं सर? मेरे ख्याल में इस वक्त तो जो पार्लियामान की बिल्डिंग का कंट्रोल है वो बुनियादी तौर पे हुकूमत के पास है। चेयरमैन सेनेट हुकूमती इत्तेहादी थे और आपको मालूम है कि सेनेट का हाल या तो जब इजलास होता है तब ओपन होता है और वहाँ पे भी जाहिर सी बात है स्ट्रेंजर्स नहीं जा सकते। ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे कोई गैर मुताल्लिका शख्स ऐवान के अंदर जा सके। इसके अलावा इवन के कुछ वफूद भी अगर वहाँ पे विज़िट करना चाहें तो इन राइटिंग परमिशन होती है और तब जाके उन वफूद को वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे दौरा कराया जाता है, वहाँ पे विजिट कराया जाता है। अदरवाइज तो आप वहाँ पे जा नहीं सकते, मुमकिन नहीं है पार्लियामान की बिल्डिंग में। ये सब का सब आपके सामने। और शराजी साहब ने एक और भी बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया कि ये वीडियो महफूज है तमाम सिक्योरिटी कैमरास जो कि ऑफिशियली लगे हुए हैं सेनेट के तमाम प्रीसिंक्ट्स पर। उससे भी ये पता चल जाएगा कि क्या इसी तरह अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस कोई गैर कानूनी कैमरास को लगाया गया और अदालत उज़्मा और आइन के फैसले की खिलाफवर्जी हुई कि नहीं। इसी वक्फे के बाद बात करेंगे हम मज़हर अब्बास साहब से। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब और साथ में सीनियर सहाफ़ी, अब टाइटन वार जर्नलिस्ट प्रोफेशन, उवैस तौहीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब। मज़हर साहब, अगर आपसे आगाज़ कर लें सर, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें लगा रही हैं, जो तमाम सिक्योरिटी कैमरास का और खुफिया कैमरास का सिलसिला है वो आपके सामने है सर। लेकिन इससे हट के अगर एक और सवाल ज़रा कर लें जल्दी से, अली हैदर गिलानी साहब का जो तमाम इशू था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी के बाद इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हुकूमत वक्त की जानिब से अपोजिशन पर। आज हमने देखा कि रिवर्स हो रहा है। मज़हर साहब, आपके करीब इसका हल क्या है सर? जो रिफॉर्म्स करने हैं या जो वज़ीर आज़म ने जो जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कि शायद वोट ज़ाया ना हो, इज़ दैट द वे फॉरवर्ड? आपके करीब क्या लाया अमल तय करना चाहिए पार्लियामानी कुव्वतों को?
देखिए, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि आपकी नीयत क्या है। आप जी बेइंतहा रिफॉर्म्स, माजी में भी जो रिफॉर्म्स हुई हैं उन पे, जैसे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कई रिफॉर्म्स हुई हैं, इंटरम गवर्नमेंट के हवाले से कई रिफॉर्म्स हुई हैं, लेकिन क्यों फिर इत्तेफाक राय नहीं होता और फिर उन्हीं लोगों को जिनको गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर जो है नॉमिनेट करती है, उन्हीं पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो ये कि आपकी अपनी नीयत क्या है, आपका अपना एटीट्यूड क्या है। आप बेसिकली अगर कोई रिफॉर्म्स, कल भी अगर कोई रिफॉर्म्स कर लें, आप बड़ी मेजर रिफॉर्म्स कर लें, तो क्या ये चीज़ रुकेगी? ठीक है। किसी हद तक शायद इस चीज़ का इम्कान है कि आप ओपन बैलेट कर लें, सीक्रेट बैलेट कर लें, लेकिन अगर मेरे जहन में चीज़ों को मैनिपुलेट करना है तो वो मैं फिर मैनिपुलेट करूँगा और करता हूँ मैं। हमने देखा आज जो कुछ भी हुआ, हम 7 वोट ले लें, 8 वोट ले लें, जिस तरीके से रिजेक्ट हुए, ये अलग बात है कि अब इसका आगे क्या फैसला होता है। लेकिन अगर शिबली फराज साहब का 2 दिन पहले का बयान देख लें कि हम वही हरबा इस्तेमाल करेंगे जी जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उसको मैंने एक ट्वीट में भी, वो एक शेर में वो किया है कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। लेकिन ये एक लाइटर उसमें है, सीरियस उसमें। जी ये brilliant। कितना बड़ा ये पूरी सियासत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये कितना बड़ा धब्बा है। पहली चीज़ ये कि वो वोट रिजेक्टेड वोट्स हैं या नहीं हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो अगेन इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, मुजफ्फर हुसैन शाह हों या किसी और जमात के हों। यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद वोट डालेगा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे एक आर्बिट्रेयर जो है वो बन सकता है। यानी मुजफ्फर शाह साहब ने सबसे आखिरी वोट अपना डाला, तो वो उनका ताल्लुक जीडीए से है। तो मेरा ख्याल है कि या तो सेक्रेटरी जो सेनेट थे उनको आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना लेते, या आगे चल के आप ये तय कर सकते हैं कि जो आउटगोइंग चेयरमैन सेनेट हैं या आउटगोइंग सेनेटर हैं उनमें से किसी को एक को बना लें या किसी न्यूट्रल आदमी को करें। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखें उनकी रूलिंग जो है वो जिस अंदाज में उन्होंने रूलिंग दी है, वो मेरा ख्याल है अब कोर्ट में उसको एक्सेप्ट करती है नहीं किए, क्योंकि बाबर अवान साहब अपना एक मौक़िफ़ लेकर आए हैं। ठीक। लेकिन ये बड़ा मजहर साहब, मैं रूलिंग पे भी आना चाहूंगा। मैं जरा शराजी साहब का सवाल शामिल कर लूं अवैस साहब से। जी शराजी साहब। जी अवैस साहब, इनफैक्ट हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन के इस सारे मामले को जैसे एड्रेस किया वो एक अलग बहस है, लेकिन आज अपोजिशन की जानिब से ये रोना कि जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, आज बड़ा शर्मनाक दिन है। तो ये लगता है कि आज के दिन ये गिले हक बजानिब थे। हुकूमत ने तो हाथ बढ़ाया था कि सारे मामले को ओपन कर दें, अब ओपन बैलेट के ज़रिए सब कुछ होना चाहिए, बट उस वक्त यही अपोजिशन थी, रिलेक्टेंट थी और इस तरफ नहीं जा रही थी। आज उसी खुफिया बैलेट के ज़रिए उनको शिकस्त हुई है, तो उनको लग रहा है कि जमहूरियत के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। तो लगता है कि आज के दिन उनके गिले बड़े दुरुस्त थे, या उनको आज के दिन ये गिला हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। शिराजी साहब, देखिए, कवायद और जवाबित से इस मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम तो चल नहीं रहा, ये जमहूरियत चल नहीं रही ना इन पार्टीज के अंदर, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और चाहे वो किसी हद तक तहरीक इंसाफ हो। कौन सी ऐसी आपको जमहूरी अख्तार या हमें नजर आ रही हो? तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर बात है कि जमहूरियत का रोना है या जमहूरियत का एक आज जमहूरियत दफन हो गई, वो नारे तो मेरे ख्याल में उनको सजते भी नहीं है, क्योंकि यही 2018 के अंदर सादिक संजानी को आसिफ अली जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद की ख्वाहिश के साथ लेकर आए थे। और उस वक्त जो इमरान खान साहब थे, जो बहुत नजरियाती बनते हैं, कहते हैं ये सारे चोर लुटेरे डाकू हैं, नवाज शरीफ और जरदारी जिन्होंने माजी में हुक्मरानी की है, वो उनके गले लगे हुए थे और दोनों ने मिलकर सादिक संजानी को सेनेट का चेयरमैन बनाया। अब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी उन्होंने कुरान पे कसम खाई थी कि जी हम आपके साथ शामिल होंगे। अरे भाई, धोखा आपको हुआ होगा। कल भी आप देख लीजिए साहब, शिराजी साहब, कि कल इसी इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर परवेज खटक साहब और साथ में सादिक संजानी साहब जिस तकरीब में थे, जहाँ पे सेनेटर्स थे, वहाँ पे कुरान मजीद पे हलफ लेने की कोशिश की गई। और हमारी तरफ तो है अली जफर साहब ने उसमें बहुत ज्यादा
अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उसके बाद आप उससे पहले आप देख लीजिए गिलानी साहब के, ये गिलानी साहब के साथ ही ऑफिस में होते थे ना ये सादिक सुंदरानी साहब, तो कौन सी जमहूरियत। और उस जमाने में अगर गिलानी साहब पे करप्शन के इल्जाम है तो सादिक सुंदरानी साहब कौन से दूध और शहद में धुले हुए हैं, ये उनके सारे लोग जानते हैं। पूरे मुल्क के अंदर के सादिक सुंदरानी साहब का रोल क्या था गिलानी साहब के साथ। कहने का मकसद ये है कि इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो मैं बहस करना चाहूँगा ये कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर देखिए, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर हर एक का स्टेक होता है। प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या सदारती निज़ाम है, उसमें जो हार गया उसका नहीं होता। तो ये इमरान खान साहब और उनके वज़ीरान और उनके मुशीरान जो हैं वो इस तरह का ना समझे, और उनके जो पीछे जो भी बैकिंग करने वाले हैं और ब्लेटेंटली ये सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि जब स्टेक्स नहीं होंगे लोगों के, पार्टी के नहीं होंगे, तो फिर वो शोर शराबा होगा, टूट फूट होगी और इस निज़ाम को तबाह किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। जब ठीक है जनाब, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से। हमारे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब। मज़हर साहब, अभी जो अवैस साहब ने एक दिलचस्प नुक्ता उठाया पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से, अक्सर यहाँ बात की जाती है आप सदारती निज़ाम को आजमाएँ, हालांकि अयूब खान साहब 62 के आइन के ज़रिए और ज़ियाउल हक साहब 8वीं तरमीम के ज़रिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को काफ़ी हद तक इस पर इम्पोज कर गए। तो एक फ़ंक्शन है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। लेकिन मज़हर साहब, जब हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, ये उन्होंने बात 1.5 साल पहले की थी कि जब तक सेनेट के इंतखाबात नहीं होते और वहाँ हमें अक्सरियत हासिल नहीं होती तो हम सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही काम चलाएंगे। अब सर, चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन पे तो आप कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी द फेवर इज टिल्टेड फॉर द ऑपोजिशन। उनकी एक अक्सरियत है वाने बाला में, उसको सामने रखते हुए मज़हर साहब, क्या अब हम ये तवक्को रख सकते हैं कि आप ऑपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और संजीदा कानून साजी होगी, या अभी भी सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि सदारती ऑर्डिनेंस शायद बहुत ज़्यादा आएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रिफॉर्म्स वगैरह। इमरान खान, मुझे लग ये रहा है कि अब और ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आएंगे, और ज़्यादा एग्रेशन उनमें नज़र आएगा। वो बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं जो उनके बकौल नहीं हो पाई। लेकिन सादिक संजरानी साहब बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जब से 2018 के बाद से एक माइनॉरिटी चेयरमैन सेनेट चले आ रहे हैं, यानी मेजॉरिटी उनके ख़िलाफ़ होती है लेकिन वो चेयरमैन रहते हैं। मेजॉरिटी उनके ख़िलाफ़ थी जब अदम एतमाद की तहरीक आई, लेकिन वो शिकस्त खा गई तहरीक। आज भी अगर आप देखें तो जो वोट रिजेक्टेड हैं वो बहरहाल सेनेटर तो हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वो एक माइनॉरिटी जो है वो हाउस के चेयरमैन हैं, और इस वक्त भी वो माइनॉरिटी हाउस के ही चेयरमैन रहेंगे। और ये जिन लोगों ने वोट दिया, किस वजह से दिया, वो एक अलग बहस है, पता चलना चाहिए। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक के वक्त भी और आज भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो पीडीएम के अंदर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है अपोजिशन के अंदर, प्रॉब्लम उस साइड पे नहीं आ रही। जहाँ लोग बिक रहे हैं, जहाँ टूट रहे हैं, वो पीडीएम के अंदर ही। पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के 14 एमएनएज इधर, सेनेटर्स इधर से उधर हुए, अब हमें यहाँ नज़र आ रहा है ये चीज़ें। अब वो अलग बात है कि कौमी असम्बली में 16 एमएनएज वो हुए, सिंध असम्बली में एमपीएज हुए, लेकिन पीडीएम को इस चीज़ का भी जायज़ा लेना है कि ये जो 7 वोट हैं, फ़र्ज़ करें ये गलत भी रिजेक्ट हुए हैं, जो एक वज़न है उस बात में, लेकिन क्या वजह है कि 7 ने एक ही अंदाज में जो है वोट डाला, एक ही अंदाज में उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल के ऊपर स्टैंप लगाई, कुछ इधर कर लेते कुछ इधर, और 7 ही यूसुफ रज़ा गिलानी के ही क्यों हैं। तो ये और वो 8वां वोट किसका है, ये भी एक मिस्ट्री रहेगी। तो मेरा ख्याल है जो अगर रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं और अपोजिशन अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेती तो अपोजिशन इनिशिएटिव ले, लेकिन जब कोई रिफॉर्म्स करें तो फिर उस पर स्टैंड भी करें। अगर कल आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब करते हैं, एक और को नॉमिनेट करते हैं, और जाहिर है लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो खुदा के लिए ऐसे आदमी को लेकर आएँ जिस पे कल आप इल्ज़ाम ना लगाएं
इन सब ने फखरुद्दीन जी इब्राहिम को नॉमिनेट किया और फखरुद्दीन जी इब्राहिम पे इल्ज़ाम लगाए। ये जो उसके बाद सरदार रजा है, उसके बाद अब ये जो आए, इसी तरीके से इंटरम गवर्नमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर इंटरम गवर्नमेंट के नाम प्राइम मिनिस्टर, इंटरम प्राइम मिनिस्टर के नाम करती हैं, फिर उस पर इख्तलाफ होता है, फिर उन पर इल्ज़ाम होता है। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन और गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी तय तो करें कि उन्होंने करना क्या है। इसी तरह चलाना है सिस्टम को, इसी तरह कमज़ोर सिस्टम चलाना है, तो फिर दूसरों को फ़ायदा होता है। ठीक जी शाही साहब। अवैध साहब, एक नुक्ता तो जो मजहर साहब ने उठाया कि खुद पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि 7 अफराद ने एक ही तरह की गलती की, तो क्या ये गलती गैर दानिस्ता थी या फिर दानिस्ता थी। लेकिन दूसरी तरफ शिबली फराज साहब फरमाते हैं कि हम तो इक़्तिदार में एक नई जमात हैं, हमें तो इस तरह के हथकंडों का कोई इल्म ही नहीं है, ना हम इस तरह कर सकते हैं। बट ये न सिर्फ वहाँ पे चेयरमैन के इलेक्शन में, डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में तो और चमत्कार हो गया, गोया कि एक वोट भी ज़ाया ना हुआ, बल्कि 7-8 वोट डिप्टी चेयरमैन को अपोजिशन के पड़ गए। तो ये कमाल कैसे नातजर्बाकार पार्टी ने कर लिया, कैसी जमातों को मैनेज कर लिया कि जो 3-3 बार इक़्तिदार में रही हैं। तो ये शिबली फराज और उनकी टीम का कमाल है या कहीं गायबी मदद भी आपको लगता है कि मिली है PTI को? चिराई साहब देखिए, ये तो माजी में भी इस तरह के सारे रोल रहे हैं और साहब आपको भी पता है कि साइबर स्पेस जब से आया है, जब से ये ट्विटर सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, तो फिर कई गुना जो है वो कैमरे और कई गुना जो है वो आंखें जो है वो आ गई हैं इस पूरे स्पेयर में। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो भी इस तरह की कार्रवाई करने वाले थे, पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स, उनको ये समझना चाहिए कि भाई ये 21वीं सदी है, यहाँ पर हर चीज डिजिटल है। आज आप देख लीजिए कि किस तरीके से कैमरे डिस्कवर हुए हैं, किस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया कि ये स्पाई कैमरा होता है और उसके बाद जो है फौरन ही मुस्तफा नवाज खोकर जो है उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया भाई, मैं अभी देखता हूँ। और उसके बाद उन्हें वही कैमरा, स्पाई कैमरा मिल भी गया सेनेट के रूम से। तो कहने का मकसद ये है कि ये सेकंडों के अंदर है। जब मेरे आपके बच्चे, नई जनरेशन पूरी जो है वो ऑनलाइन है, डिजिटल उस पे रह रही है, सांस ले रही है, तो आप जो है वो किमाड़ी के पुल पर या अटक के पुल पे ये बोर्ड ना लगाएं कि जो कैमरे से यहाँ तस्वीरें खींचेगा वो जो है कैमरे से तस्वीरें खींचना इस पुल की मना है। अरे भाई, डिजिटल पे दुनिया, पूरी दुनिया आपको देख रही है कि कहाँ मोइंजोदाड़ो है, कहाँ सैलाब आ सकता है, कहाँ कोई आ सकता है। कहने का मकसद ये है कि हथकंडे पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इतने सामने आ रहे हैं क्योंकि टूल्स जो है वो अपने पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आंखें जो है वो नई हो गई है। मैं समझता हूँ चाहे अवैध साहब शॉर्ट फॉलो अप क्वेश्चन, ये क्या राय रखते हैं आप सर? ये तमाम ये जो हुआ, फवाद चौधरी साहब ने कहा स्क्रू में फिट हो सकता है स्पाई कैमरा, आगे से उन्होंने कहा ये देखें जी यहाँ लगा हुआ है और इसका कोई फंक्शन नहीं है, उस हवाले से क्या राय रखते हैं सर? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि हाँ, even my daughter came rushing to me, I was watching अपना यही अपना सारा जो ड्रामा आ रहा था, उसने कहा लुक एट दिस, लाइक यू नो ये ट्वीट आया है और उसके फौरन बाद ही जो है तो एक जो है वो शर्लक होम्स बना हुआ है, एक जो है वो डॉक्टर वॉटसन बने हुए हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जुगते लगा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो अफसोस की बात है वो बात ये है कि इस पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसका इमेज डिस्टॉर्ट हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को ये समझना है कि कौन नादान दोस्त है, कौन ऐसे एक्टर्स हैं जो उनके इमेज को, या कौन से ऐसी मूव्स हैं जिनसे उनके इमेज को खराब हो रहा है। जैसे ये इमेज खराब होता रहेगा उतना ही खतरनाक हद तक हमारे, मैं समझता हूँ कि इंतशार भी फैलेगा पॉलिटिकल और पब्लिक स्तर में। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये अपोजिशन के लिए वेकअप कॉल है, खुद इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए। आप देख लीजिए, ठीक है उन्हें दूसरा सियासी जन्म मिल गया। सर अगर ये मजहर साहब का ही हम पॉइंट लें कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट का इमेज ख़राब हो रहा है, तो सर जब अली हैदर गिलानी साहब वाला सिलसिला हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हुए, तो तब यही अफवाहें थीं कि हुकूमत वक्त के साथ एक नाखुशी का इजहार किया जा रहा है। आज अब है कि जी अब खुशी का इजहार किया जा रहा है।
तो मज़हर साहब, ये इन अफवाहों में या इन र्यूमर्स में कितना ज़्यादा वज़न तसव्वुर करना चाहिए, और जो अवैस साहब कह रहे थे कि ये अदारों के लिए भी अच्छा नहीं है, इसका हल कैसे? देखिए, इदारों के बारे में तो बिल्कुल जाहिर है, शेख रशीद साहब का बयान है, हुकूमत और रियासत दोनों को सादिक संजरानी साहब की सपोर्ट हासिल है, और जाहिर है वो इंडिकेशंस थी। बारहा इस्टेब्लिशमेंट का नाम आता है, कभी वो अपने आप की क्लैरिफिकेशन, अपनी जो पोजीशन है उसकी वजाहत करते हैं, और कभी खामोश रहते हैं। अब जब वजाहत करते हैं तो वो कौन सा मौका होता है, और जब वो खामोश रहते हैं वो कौन सा मौका होता है, इसको जज कर लें आप। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा उनकी खामोशी का भी, और जब वो रिएक्ट करते हैं उसका भी। मेरा ख्याल है ये बहस अब बढ़ेगी, और ये जो कैमरे वाला इशू है कि इसमें भी शेरलॉक होम्स और जेम्स बॉन्ड की बात की, इसकी तहकीकात किसी कोलंबो से करनी चाहिए, अगर आपको वो सीरियल याद हो कोलंबो उस तरह का कोई कैरेक्टर हो। देखिए, ये बहुत नॉन सीरियस अंदाज में इस चीज़ को हमने किया, लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है। मेरा उस वक्त भी, मैंने सुबह भी जब बात हुई थी, यही कहा था कि ये तहकीक बहुत जल्दी होनी चाहिए थी। अब जबकि इलेक्शन हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आउटकम होगा। हाँ, अगर एक तरफ गिलानी साहब की पिटीशन जो है, उनके खिलाफ पिटीशन पड़ी हुई है, अब ये भी चली जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि गिलानी साहब भी आउट हो जाएं और संजरानी साहब भी आउट हो जाएं। ठीक जी शराजी साहब। लेकिन मज़हर साहब ये बताइएगा कि कल जिस बात पे मातम कर रही थी पीटीआई, गोया के वोट खरीदे गए और अक्सरियत होने के बावजूद उनका कैंडिडेट हार गया, आज उनका कैंडिडेट अकलियत होने के बावजूद जीत गया, तो आज तो शादियाने बज रहे हैं। तो वो जो हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं वो सर कहाँ गए? और साथ ये बताइएगा कि अब जफा के बदले जफा तो हो गई, अब अपोजिशन की जानिब से अगला मिसरा कौन सा आ रहा है, वो भी जरा कौम को बताइए कि क्या होने जा रहा है फ्यूचर में। अब देखिए, अपोजिशन तो यही कह सकती है, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ कमीन गाह की तरफ मुलाकात हो गई जी, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सही। तो अब देखिए उनका अगला अब ये है कि अब पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीएमएलएन के लिए भी और दीगर अपोजिशन के लिए भी सोल सर्चिंग का वक्त है। आगे जब आप 26 मार्च को जाएंगे तो वो क्या पोजीशंस लेके जाएंगे, और फिर आपका बयानिया क्या होगा। 26 मार्च को आप जाके करना क्या है, आपने सिर्फ एक धरना दे के 1-2 दिन का वापस आ जाना है। क्योंकि अगर बेमकसद आपका धरना है तो फिर इससे बेहतर है कि वो धरना ना करें, वो लॉन्ग मार्च ना करें जिसका कोई गोल ना हो। अगर आपकी इजाजत हो असद और सिराज साहब, मैं सिर्फ 2-4 जुमले ऐड करना चाहूंगा। मैं ये समझ रहा हूँ, अगर देखिए सेनेट के अंदर अगर मेजॉरिटी के हवाले से, अक्सरियत के हवाले से अगर ये अपोजिशन को चला जाता, तो ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है ये खुद ब खुद डिफ्यूज होता, क्योंकि उनको एक तरह से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलता अगर कानूनी तौर पे वो जीत जाते। लेकिन अगर अब कोई स्टेक्स नहीं है और सेनेट के अंदर भी इस तरह अगर ये सारा मामला कंट्रोवर्सी के नजर हो गया है, मैं आने वाले दिनों के अंदर पीपुल्स पार्टी का या जरदारी साहब के बयानिए को मैं अंडरमाइन होते हुए देख रहा हूँ, और नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो मैं समझता हूँ कि ऊपर आएगा। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो खतरनाक हद तक प्रिवेल करेगा, और उसी को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस सियासी खेल की निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया शो में होने का, अपना कीमती वक्त देने का। देखा जो तीर खा के कमीन गाह की तरफ, अपने दोस्तों से ही मुलाकात हो गई। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बात शायद हफीज़ शेख साहब कर रहे थे एक ज़माने में, वो आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कर रहे होंगे। जब तक बुनियादी इस्लाहात की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, और जैसे मज़हर साहब ने जिक्र किया, जब तक नीयतें तब्दील नहीं होंगी, तो शायद इसी तरह का सिलसिला देखने को मिले। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।